आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी लापता पीली तितली। वो 4 साल की थी और वो वहाँ क्यों थी? अपने घर से बहुत दूर, कई गलियाँ और 2 मोहल्ले, 7 विशाल द्वार और चढ़ाइयाँ पार कर, किसी घर की अजनबी छत पर अपनी फ्रॉक के नीचे बिना कुछ पहने, महज एक तोते की चाह में। ए बिल्ली, जानती है वह तोता बोलता है, मेरा नाम भी बोलेगा। हाँ, मेरी छोटी बहन पिंकी का नाम तो बोलता है, तेरा भी बोलेगा। डीके अंकल, मगर बिल्ली नहीं, मिन्नू। ना मिन्नू ना बिल्ली, मिस मनाली बोलेगा। ठीक है, अब चलें। एक पीली तितली लापता हुई थी। यह उसके जीवन के उन दिनों की बात है जब मौसम, वक्त और उम्र की गिनती तक नहीं पता होती थी। हर दिन एक उत्सुकता रोशनी के लिए उगता था। सूरज बतियाता, चांद कहानियाँ सुनाता। जब वह पाठशाला तक नहीं जाती थी तो हर दिन उसके लिए एक पाठशाला होता था। हथेली पर रखी रेशम की गुड़िया और बाँह पर साथियों की चिकोटी, जांग पर चलते मकोड़े की गुदगुदी तक नहीं लगती थी। पेट की गुलगुली एक मज़ेदार खेल होता। किसी की छींक तक पर खिलखिला देने के दिन थे वे। बड़ों के शरीर बहुत बड़े लगते, चाहे वह कोई थोड़ा ही बड़ा क्यों न हो। सच के बड़े तो बहुत ही बड़े थे। छोटा सा पार्क विशाल लगता और खिलौना ट्रेन में कूद कर बैठना भी कठिन कवायद। हमेशा खेलना, खाना और रोज़ कुछ नया जानना और उसे कौतुक की तरह लेना। 9 बजते ही जहाँ खेलते वहीं गहरी नींद में सो जाना। सुबह बिस्तर मिलने पर कुछ न याद रहना कि यहाँ कब कौन लाया, खाना किसने खिलाया। उसके प्यारे भोले दिनों को माँ तह लगा लगा कर तसल्ली और विस्मृति की नींद के बक्से में रखती जाती। वो कौतुक प्रिया कुछ दिनों को, उन तहाए दिनों को फिर बाहर निकाल लेती और उन पर अपनी कल्पना की चित्रकारी करती। कल जब मम्मी आप पिंटू को लेने हॉस्पिटल गई थी ना, तब आपने हमें हलवा बनाकर खिलाया था, नेहरू पार्क भी ले गई थी। माँ हंसती। मिन्नू के लिए बहुत दिन पहले भी कल ही होता है, जबकि मिंटू 1.5 साल का हो चुका। पापा जोड़ते, 2 दिनों को भी मिला दिया करती है, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से गप करके लगा देती है। यह उम्र है ही कल्पना करने की। मैं तब भी बहस करती, नहीं पापा, मैं सच कहती हूँ, कल जब मैं डीके अंकल के घर गई थी ना, तब मेरी पीली तितली गुम हो गई। उन्होंने मेरी चड्डी से पकड़कर फ्रेम में लगा दी। यहाँ आकर बस मीठी लताड़ मिलती, मिन्नू बस आप जाकर अपने रंगों की किताब में रंग भरो। मिन्नू अजीब को गरीब ढंग से पेश नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं उसे पाती हूँ, नहीं पता, जैसे वो मुझे डरा सा देती है। मेरे कहने का मतलब वो सोने का बहाना कर जग रही होती है। वो अभी इस तरह बहाने बनाए इसके लिए भी बहुत छोटी है। वो हमेशा थोड़ी अजीब रही है, मूडी। हो सकता है माँ को पता नहीं चला कि मिन्नू आहिस्ता से दूसरी ही किस्म की बच्ची हो चली। वह हमेशा गुड़ियों, रहस्यपूर्ण खेलों में उलझी रहने लगी। गुड़ियों को खरीदने से पहले वह उनकी फ्रॉक उलटती। जिन गुड़ियों ने चड्डी न पहनी होती वह खरीदती ही नहीं। अपनी पुरानी गुड़ियों के लिए वो मम्मी से जिद करती कि उनकी चड्डियाँ सिल दें। उसकी इस सनक पर माँ खींचती। वह कोनों में खेलती, पर्दों में छिपकर, छातों के घर बना अकेले खेलती। उसने पिंटू तक को अपने खेलों से निष्कासित कर दिया था। उसे मिन्नू से मनाली हुए अरसा हो गया। मम्मी आज भी व्यस्त हैं, वही दफ्तर है, मगर आज वो उसकी हेड हैं। डीके भी अब उनके दफ्तर का हेड क्लर्क है। उस छोटे शहर में वह लोकप्रिय व्यक्ति हैं, क्योंकि मिलनसारी उनकी आदत है। अपने आप में वह आज भी रोचक व्यक्ति हैं। शहर के हर व्यक्ति को वह जानता है। शहर का हर व्यक्ति भी उससे वाकिफ़ है। वो शहर के नाम पतों की डायरेक्टरी है। वही शहर के इतिहास का इंसाइक्लोपीडिया है। उसे विशिष्ट बनाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। पुराने सिक्कों, डाक टिकटों का अनूठा संग्रह, यहाँ वहाँ से पकड़ी तमाम किस्मों की रंग बिरंगी तितलियों के फ्रेम, मानसरोवर यात्रा समेत
अनेक रोमांचक यात्राओं के रोचक अनुभव, फोटो एल्बम जिनमें सिने स्टारों और नेताओं के साथ उसकी फ़ोटो है। और बातों का धनी तो डीके है ही। वह आज भी शहर में इसी नाम से जाना जाता है। हर प्रतिष्ठित घर में उसकी आवाजाही है, हर दुख ज़रूरत में आगे। अब उसकी पत्नी भी है, स्कूल जाते बच्चे भी। पत्नी भी खूब घुलने मिलने वाली खुशमिजाज महिला है। 3 साल की थी मनाली जब बस से पापा की उंगली पकड़कर उतरी थी शहर में। तब वो मिन्नू थी, मम्मी की गोद में नन्हा भाई पिंटू था। उस रोज मिन्नू किले को देखकर भौचक हो गई थी, पूरे शहर को घेरता था। ठीक उस दिन से वह डीके को जानती है। डीके को दफ्तर वालों ने मम्मी पापा के स्वागत और सरकारी क्वार्टर में जम जाने में सहायता करने के लिए भेजा था। हर कौतुक प्रिय बच्चे की तरह मिन्नू को भी वो बहुत रोचक लगा था। पातूनी डीके, बस वो कॉलेज से बीए करके निकला ही था। लंबा, बहुत लंबा, सांवला और कपिल देव की जैसी मूछों वाला। उसका सामने और ऊपर वाला एक दांत कोने से दरका हुआ था और एक नकली था, जिसे वह जीभ से बाहर निकालकर मिन्नू के सामने कौतुक करता। वह मम्मी के दफ्तर में अस्थायी क्लर्क था। मिन्नू उसे भाई साहब या चाचा जी नहीं कहती थी, डीके अंकल कहती। डीके अंकल के दफ्तर और दूर किले के ऊपर बसे मोहल्ले में उनके घर के बीच का पड़ाव ही मिन्नू का घर था, जहाँ डीके हर दूसरे दिन चाय पीने, फाइलों पर दस्तखत करवाने और मिन्नू से खेलने रुकता था। दूसरे दफ्तर वालों की देखा देखी डीके ने भी मम्मी पापा और मिन्नू पिंटू को घर पर खाने के लिए बुलाया था। वे सब सरकारी गाड़ी में पहली बार किले पर गए। मिन्नू ने तुरंत रिश्ता बना लिया किले से। खंडहर, बड़े बड़े पोल, पोल यानी प्रवेश द्वार न कि खंभे, हर वस्तु की विशालता, किस्से, कहानियाँ और नील गाय। डीके अंकल का भूल भुलैया जैसा घर और तोता जो बोलता था। इतनी रोचक थी वह किले की यात्रा कि मिन्नू फिर उस यात्रा के लिए लालायित थी। एक दिन मम्मी के साथ साथ ही डीके अंकल साइकिल पर फाइल लेकर आ गए। मिन्नू दौड़कर आई और गोद में चढ़ गई। अंकल, तोताराम कैसा है? तुझे याद करता है, पूछता है वो बिल्ली कहाँ है। अब तो घर के पिछवाड़े में खूब अमरूद भी उगे हैं। गोमुख का तालाब लबालब पानी से भरा है। चने खाने वाली मछलियाँ याद हैं? डीके ने मम्मी को तटस्थ देखकर आहिस्ता से दुबली पतली टांगों वाली मिन्नू को सोफे पर उतार दिया। मम्मी, हम कब जाएंगे किले? देखो ना डीके अंकल क्या कह रहे हैं। मिन्नू, काम करने दो, जाएंगे किसी संडे को। मम्मी चश्मा संभाले पेन चलाती रहीं फाइलों पर और डीके की गोद में मचलती रही। कल संडे है, कल चलें? मम्मी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन डीके अंकल ने उसे चुप रहने का इशारा किया कि मैं कुछ करता हूँ। फाइलें पूरी हुई और चाय आ गई। मैडम, मिन्नू का इतना मन है पिंकी और तोते से मिलने का। मम्मी भी पूछ रही थी, तो मैं ले जाऊँ? कल शाम तक वापस छोड़ दूँगा। साइकिल पर? हाँ, इतनी दूर? मम्मी, जाने दो ना, हमको पिंकी से मिलना है, हमको अमरूद खाने हैं, गोमुख की मछलियाँ देखनी हैं। पापा से पूछना होगा। पापा देर से आएंगे मम्मी, तब तक डीके अंकल चले जाएंगे। मिन्नू ज़मीन पर बैठकर मचलने लगी। डीके ने फिर उसे गोद में ले लिया। मिन्नू ने डीके के गले में बाँह डाल दी। मम्मी असमंजस में। अब तुमको स्कूल में डालना पड़ेगा, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो मिन्नू। तुम हमको कहीं नहीं ले जाती, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। पिंटू को प्यार करती हो आप, मुझे नहीं। घर का सारा दूध पिंटू पीता है, मुझे तुम दूध नहीं देती। पक्की बिल्ली है तू मिन्नू, अब मैं तुझे बिल्ली ही कहूँगा। और पिंटू को चूहा। मैडम, फिर ले जाओ इसे। मम्मी का जवाब याद नहीं मिन्नू को, पर वह रोमांचक यात्रा याद है। वह पीछे बैठी थी साइकिल के स्टैंड पर, पैरों में नन्हे लाल जूते लटके हैं। शहर की टिमटिम रोशनियां खत्म होती हैं पार्डन पोल के बाद। खूब अंधेरा। डीके सदाव से साइकिल चलाता रहा है, बातें कर रहा है। बिल्ली, तुझे खाने में क्या पसंद है? मुझे रोटी बिल्कुल नहीं पसंद। तुझे पता है यहाँ शेर भी मिलते हैं? डर लग रहा है अंकल। डरने की बात नहीं, मैं रोज़ आता जाता हूँ। आपको शेर मिला? एक बार सामने से गुजरा। लोमड़ियाँ तो तुझे भी दिख जाएंगी आगे। सच में लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल के मोड़ पर बच्चों के साथ जाती लोमड़ी दिखी।
एक विशाल पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर भागकर चढ़ता बिज्जू देखकर मिन्नू चीख पड़ी तो डीके ने साइकिल पर आगे बिठा लिया उसे। पैडल मारते में डीके की छाती का उसके सिर पर दबा उसे आश्वस्त करता रहा। किले पर बसा मोहल्ला छोटा ही था। डीके का घर यानी आज भी रौनके ही रौनके। 7 भाई बहन हर उम्र के, तोता, एक अल्सेशियन कुत्ता शेरू, डीके की मम्मी यानी नानी जी, डीके के पापा मतलब नाना जी, डीके के इकट्ठे किए सिक्के, एल्बम, बड़ा अहाता, घर के पीछे किले के टूटे खंडहर, चमगादड़ें, रात को बाघ की दहाड़। उस रात पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। वहाँ सब ने उसे घेर लिया, मीठी बातें की, सब ने साथ उसके खाना खाया। शहर से किले पर आने की गई 7 किलोमीटर की चढ़ाई वाली यात्रा तोते पिंकी से खेल कर थक गई मिन्नू। पिंकी से लड़ाई की वजह से और उंगली में तोते के काट लेने से रुआंसी हो गई थी। उसे मम्मी की याद आने लगी। डीके के सारे छोटे भाई बहनों ने उसे मनाने की कोशिश की, रंगीन पेंसिलें दी, मगर वह मुंह उतारे बैठी रही। अपने पिता के कमरे में समय बिताकर डीके नहाया, रसोई में खाना खाकर ही उसके पास आया। पूछा, मिन्नू ने खाना खाया? मिन्नू घर से लाया अपना छोटा सा बैग चिपकाए बैठी थी। मिन्नू को बहनों के कमरे में रुआंसा देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो वह रो पड़ी। मम्मी के पास जाना है। कल जाएंगे ना, अभी रात में शेर मिल जाएंगे रास्ते में। तूने आवाज़ नहीं सुनी यहाँ दहाड़ की? हाँ, पर तू डरी नहीं ना, तू तो बिल्ली मौसी है शेर की। चल तुझे कहानी सुनाओ। बहनों को पढ़ता देख वह वहाँ से मिन्नू को ले गया। उसका कमरा छत पर था, जैसा उस जमाने में घर के बड़े लड़कों के कमरे छत पर होते थे। दिखाओ तुम्हारे बैग में क्या है। उसके बैग में एक फ्रॉक थी, एक नन्हा टूथब्रश, एक मुचड़ा हुआ चमकीला रिबन, एक ढीले सिर और सुनहरे बालों वाली गुड़िया। तुम गुड़िया छोड़ो, मैं तुम्हें जादुई चीज़ें दिखाऊं। वो उसे गोद में उठाकर कमरे में लगी बैठक में ले गया, जहाँ 4 बड़े बड़े फ्रेमों में कई रंगों, आकारों, प्रकारों की मरी तितलियाँ कैद थीं। साथ ही वो मरी तितलियों के एल्बम दिखाने लगा। वो नाखुश थी उन्हें देखकर। उसने रुआसी वाली अपनी अदा से निचला होठ बाहर निकाल लिया। अंकल, इनको उड़ा दो बाहर। ये बंद हो गई, अब नहीं उड़ेंगी कभी। वो बोला तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। यह देखकर वह टिकट, एल्बम और अलग अलग बटुओं में रखे तांबे के सिक्कों को निकाल लाया। थकी हुई रुआसी मिन्नू कुछ देर उनसे खेलती हुई सो गई। वह कुछ पढ़ता रहा, फिर लाइट बंद हुई तो पलकें भी मुदी। पर रात जगती रही, चेतन अवचेतन। और स्वप्न के बीच वह पीली तितली कुनमुनाई और गायब हो गई चेतना से। अगले दिन दोपहर होने तक वो घर आ गई। रविवार की दोपहर मम्मी खुद खाना बना रही थीं। पिंटू सो रहा था, पापा दूरदर्शन देखने में व्यस्त थे। तू कब आई मिन्नू? डीके ऊपर नहीं आया? क्या क्या किया मिन्नू ने डीके के घर? अमरूद खाए? तोतेराम से खेली? गंदा तोता, उसने काटा मेरी उंगली को। अमरूद खाए थे पर कच्चे थे मम्मी, बहुत कच्चे, तोते ने भी नहीं छुए। मछलियाँ नहीं देखी, हमको घर आना था, आपकी बहुत याद आई। मम्मी, डीके अंकल गंदा है, तितलियाँ बंद करता है फोटो में, इसीलिए उसने मेरी पीली तितली वाली मिन्नू ने भोली शहदीली आंखें गीली करके होठ बाहर निकालकर आंसू होकर कहा। मम्मी ने खीर का कटोरा पकड़ाकर कहा, जा बैठ कर खा ले। अगला दिन कुहासे से घिरा सा था मिन्नू के लिए। अपने आसपास के लोगों में से उसकी दिलचस्पी जाती रही। उस दिन पापा लौटे तो वह दौड़कर पापा के पैरों से नहीं लिपटी। उसी साल स्कूल जाना शुरू हुआ तो बस्ते, कॉपियों और स्कूल के दोस्तों ने दिनचर्या को भर डाला। अब मनाली की शादी होने को है, साथी है खूबसूरत, रास्ता नया नया की तर्ज पर रोज़ फ़ोन पर प्रेम। कोर्टशिप के दिन सुंदर बीत रहे हैं। न मिन्नू मिनी है, न डीके काबुली वाला। वह अब भी उसे बिल्ली कहता है, पिंटू को चूहा, जो न पिंटू को पसंद है न मनाली को। दोनों उसके इस परिहास पर मुंह बनाते हैं। पिंटू और मनाली का रिश्ता ऐसा है कि बिन कहे एक दूसरे की भावना समझते हैं, तरह ऊपर के भाई बहनों की तरह।
डीके बरसों से हासिल विश्वास के तहत एक तरह से परिवार का निकट मित्र हो चुका है। लंबा कद, सांवला चेहरा, तीखी नाक, हमेशा औपचारिक लिबास, तरतीब से संवारे बाल, सौम्य आवाज और हमेशा मित्रवत, सहायता को हर दम तत्पर। शहर से उसे अपना अघोषित सांस्कृतिक प्रतिनिधि सा बना दिया गया है। हर संभ्रांत घर में उसकी सहज उपस्थिति, शहर के हर कार्यक्रम में वह मौजूद। आज मनाली की शादी वाली पोशाक सिलकर आई है। वह चाव से भर कर उसे पहनकर देख रही है, आईने के सामने घूम घूम कर। पुराना आईना हतप्रभ है। यही आईना गवाह है मनाली की हर उम्र का। स्कूल के फंक्शनों में पहने लहंगे और आज के इस लहंगे में फ़र्क है एक वक्त का। उसे आने वाली 21 तारीख को सबसे सुंदर दिखना है। वह अपना मरार शरीर मोड़ मोड़ कर कुर्ती और कांचली की फिटिंग देख रही है। चल कर, घूम कर, सिर पर ओढ़नी रख कर, लजा कर देख रही है तरह तरह से। बाकी चितवन की भी 3-4 विविध अदाओं में से एक चुन रही है। चुंबन के लिए वह होठ आईने की तरफ बढ़ा रही है कि उसकी निजता के तरल में कोई प्रविष्ट हुआ। किसी ने उसे पीछे से कंधों से थाम लिया है। ठीक है अंकल। वो तमतमा गई। वह उसके सीने पर कोहनी गड़ाकर सीधी हो गई। प्रिंसेस लग रही है मेरी बिल्ली, सही समय पर आया मैं। टीके के चेहरे पर वही गंदा भाव पुता था जो बसों में उन आदमियों के चेहरों पर पुता रहता है जो लड़कियों को जानबूझकर छूते चलते हैं और मुड़कर देखो तो अजब सौजन्यता और उदासीनता का भाव ओढ़ लेते हैं, लेकिन वासना उस सौजन्यता के पीछे से बुरी तरह उघड़ती चली जाती है। नहीं, यह गलत समय है आपके बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे में आने का। समय वह भी गलत था डीके अंकल, आपके अपने कमरे में मुझे ले जाने का। क्या बताइए, 20 साल पहले मैं उस छत पर सुबह 5 बजे वॉश बेसिन के नीचे अपनी फ्रॉक उठाए क्या कर रही थी? मिन्नू पहले फुसफुसाई, फिर चीखते हुए हकलाने लगी। पागल हुई है? कैसे सवाल कर रही है? तुझे सदमा तो नहीं लग गया मैडम माट साहब से अलग होने का? क्या बेकार की बातें याद कर रही है? वो पुचकारने लगा। अंकल, बहुत गलत समय पर मुझे यह सब याद आ रहा है। पता नहीं आज मुझे क्यों याद आया। पर अंकल, आप अभी निकलो यहाँ से। क्या बात है मिन्नू? हाँ डीके अंकल, आप इस वक्त यहाँ कैसे? आपको आते हुए मैंने देखा क्यों नहीं? शाम को आइए, पापा शाम को आते हैं। पिंटू पाइप समेटता हुआ भीतर आ गया। डीके केचुए की तरह रेंग कर उसी तरह निकल गया जैसे उस रोज नीचे से ही उसे सीढ़ियों में छोड़कर निकल भागा था। मनाली अपने बिस्तर पर लहंगा पहने हुए ही औंधी ढह गई। उसकी स्मृति का सुप्त लावा धुआं दे रहा था। अथाह निर्बाध यंत्रणा की नदी सी उमड़ पड़ी है जो पैरों के बीचों बीच यथार्थ बिंदु की ओर प्रवाहित है। वह गहरी उतर गई है अपनी सोच में। बरस बीत गए पर अब भी कभी उलझन महसूस करती हूँ सत्य कल्पना और गड्ढ मड्ढ भ्रम को अलगाने में। उस रात मैंने गर्म हाथ अपने शरीर पर महसूस किए थे, या कि वो ठंडे थे, या मेरा शरीर ही ठंडा था। उसके बाद मुझे क्यों धुंधला जाता है सब? क्या मेरी यादों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की? किसने इन्हें बदल डाला, मिटाया रबर से? मैं आज सोई थी, मुझे पता है हाथ तो, मगर वह स्पर्श क्या था? वह हाथ नहीं था, वो अजीब सा स्पर्श कपड़े का भी नहीं था। गुनगुना गिलगिला मगर सख्त स्पर्श। और मेरी चड्डी जिस पर पीली एक तितली कड़ी थी, वह कहाँ है? आखिर उस स्पर्श की खोई कड़ी उसे बहुत बाद में मिली। विडंबना यह कि जिंदगी के सबसे सुंदर दिनों में मिली। विवाह के पहले सपनीले दिन। विवाह भी उससे जिससे मिलते ही मनाली ने अपने अल्हड़ कैशोर के बालों में टकी सारी पत्तियां सौंप दी थी। सजल नाम था उसका। उन दोनों की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। वह दूसरे शहर के अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था और उनकी सगाई कर दी गई। सजल के जाने से पहले वे मिले उसके घर, उसके अपने कमरे में। सुनो मनाली, कोर्टशिप के दिन दोबारा लौट कर नहीं आते। तो बेहतर दिन आते होंगे हर पल एक साथ रहने के। नहीं, इन दिनों की बात ही अलग है, बाग से चोरी किए गए अमरूदों जैसी। कहकर वह अपनी कौतुक प्रिया को चूमता हुआ अपने कमरे के गुनगुने कोने में ले गया।
एक दूसरे के आलिंगन में उलझे वे लकड़ी के फर्श पर बिछे नीले मखमली कालीन पर ढह गए, कपड़ों के नीचे छिपी आदिम दुनिया को टटोलते हुए, होठों और स्पंदित सीनों की जानी पहचानी दुनिया से और थोड़ा आगे एक दूसरे की निजता को जानने को आतुर। तलाश सुख की ही थी, मगर गड्ढ-मड्ढ पोटलियों में से जो मनाली के हाथ लगा वो केमिस्ट्री लैब में केरोसिन में रखे सोडियम के टुकड़े जैसा था, हथेली जलाता हुआ कुछ। वो बाथरूम में जाकर कांपती रही थी। उसकी गड्ढ-मड्ढ कल्पनाओं, सत्य और भ्रम से निकली वही पुरानी कड़ी वह अवचेतन में घुसती चली जा रही थी। सजल की उपस्थिति में उसकी चेतना पूछ रही थी अवचेतन से, यह स्पर्श बचपन की किसी बांबी से निकलकर चला आया, बिना जहर वाले ढेले मार कर अधमरे कर दिए सांप सा, हल्का स्पंदित और गिलगिला। पहले भी छुआ है इसे मेरी त्वचा ने, इसी अधमरे सांप को। हिलते हिलते मैंने अपनी जांघों में सरकते महसूसा है, लगातार लसलसी लार उगलता सांप। उस रोज़ जो किले वाले घर में डीके ने मेरी जांघों पर चुलाया था, वह डीके का मैं नहीं जानती, न तब कुछ भी, पर मुझे अब तक भी भनक न थी। उन गर्म आवारा स्पर्शों का खुलासा मुझ पर अब तक क्यों नहीं हुआ था। मनाली को लगा कि एक रूमानी किस्म की लड़की को वह किस किस्म की छुई मुई में वह तब्दील कर गई। देह की सारी स्पंदित सलवटें, लहरों में डूबे सारे कोण, सरसराती भंगिमाएं, यानी समूची वह खुद बेमायने हुई जा रही है, जिसे सजल ने सोचा होगा कि यह संकोच है। वह चोरी के अमरूदों का स्पर्श उसे बुरी तरह हताश क्यों कर गया। तुम इतनी नर्वस क्यों? शुरू में तो इतनी रूमानी हो रही थी। सजल, मैं डर गई। मुझसे डर गई? मैं तो कुछ भी जबरन नहीं। नहीं, वह बात नहीं, मुझे अजीब लगा वह स्पर्श। प्लीज़ मत पूछो ना। ठीक है, जब मन हो तब बता देना। वह तसल्ली बख्श ढंग से मुस्कराया। फिर वे दोनों खरीदारी के लिए निकल गए। सजल के लौट जाने के बाद वह उस रात सोई ही नहीं। उसे महसूस होने लगा जैसे उन पलों को उसने अवचेतन में बार बार जिया था। बीते 20 सालों की मार से बेअसर रेंगता हुआ वह स्पर्श कहाँ कहाँ खोह बना चुका था उसके अस्तित्व में। जागते हुए चीखती रहे उस रात को। उसकी पसलियों में कैद भयभीत पाकीज़ा उसका मन चीखता रहा, नहीं मिन्नू, मत कुरेदो अंतस। आखिरकार वह रात बेपर्दा हो ही गई। उस रात उसने लाड़ से लिपटाकर सुलाया था। सब कुछ ठीक तो था। बीच रात उसके हाथ मेरे छोटे से धड़ को लपेटे थे। पता नहीं मुझे बुरा लग रहा था या ठीक या अच्छा, पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। यह अच्छी चीज़ है कि बुरी। उसकी तेज़ सांसें मुझे ज़रूर बुरी लग रही थीं। फिर स्मृति साथ छोड़ देती है, कल्पना हाथ थाम लेती है, अपने मन से दृश्य लगाने लगती है छूटी हुई कड़ियों के। फिर खींच कर मैं हार मान लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था डीके, महज कल्पना है। मेरा अवचेतन कुछ का कुछ बुनता है, क्योंकि फिर और कभी तो उसने कहा, कभी नहीं, वो दिखता भी नहीं ऐसा। बाद के सालों में भी कभी कुछ ऐसा नहीं, मगर उस रोज़ आईने के आगे गलत फहमी। उसे याद आ रहा है उस रात कच्ची नींद में वह अवचेतन से चेतना के बीच फैले मौन को भांपती रही थी, तब तक कि जब तक डीके ने अपनी बाँह उसके निचले पेट पर लपेट दी थी। छाती पर रखा कोई तकिया सा धकेला था उसने। पूरे सपने आ रहे थे सीने पर रखे भार से। फिर लगा कि एक भूत खींच रहा है हाथ, और उसका हाथ किसी गड्ढे में डाल रहा है। तकिए में बाल क्यों थे? वो कैसा स्पर्शों का जलजला था। अपनी दुबली पतली चिड़िया जैसी देह को किसी गिरफ्त में पाकर वह फड़फड़ाई। फिर गहरी नींद, किसी कीड़े ने काटा होंठ। उसकी नींद में पल भर को होश दाखिल हुआ तो वो उठ बैठी थी। डीके ने थपथपाया, सो जा सो जा, डर गई, सो जा। वो चादर ओढ़े था सफ़ेद। वह पलट कर डीके से दूर खिसक कर चादर पैर से हटाकर फिर सो गई। गहरी नींद के मुहाने पर पहुंची तब घात लगाकर सांस गिलगिला रेंगा जांघ से सटकर।
गीली लकीर छोड़ता, जाने क्या हुआ, वहीं मर गया। उसकी लाश उठाकर भीतर कहीं सरका दी किसी ने। चड्डी गीली जब महसूस हुई तो अमरूद पर चिड़ियाँ बोल रही थीं। सुबह तक बतियाते रह गए कुछ सितारे आकाश में टिमटिम कर रहे थे। डीके उसे साफ कर रहा था। तुमने बिस्तर गीला कर दिया मिन्नू। मिन्नू बेहद शर्मिंदा। वह दिन उसके अंतस में उलझनों, हानियों और खींच के रबर बैंड लगे बंडल की तरह किसी दराज में पड़ा रहा है। उसे तो याद नहीं, पर शायद लौटते में उड़ती एक आवारा मधुमक्खी ने भी काट लिया था। सो 2 दिन होठ पर सूजन रही थी, बुखार भी था। दोपहर घर के बाहर साइकिल पर बैठे बैठे अपना पैर चबूतरे पर जमाए हुए उसे कांख से पकड़कर लाल बिल्डिंग के दूसरी सीढ़ी पर उतारते हुए मिन्नू के होठों की सूजन को देख डीके ने यही कहा था, तुम्हारे होठ सूज गए नन्हे बच्चे, मम्मी को बताना मधुमक्खी ने काटा है। पर बिस्तर गीला करने की बात मत बताना, जल्दी से जाकर दूसरी चड्डी पहन लेना। पर मेरी तितली वाली चड्डी कहाँ गई डीके अंकल? जाने क्यों उसे यकीन हो गया कि उस पर बनी उड़ती तितली को उसने मारकर फ्रेम में लगा दिया है। तुमने गीली की, हमने फेंक दी। पर मैंने गीली नहीं की थी। सीढ़ी पर खड़े खड़े रुआसी मिन्नू ने सोचा था, वो तो सोने से पहले पी करने गई थी। वो साथ चला था छत की खुली नाली पर। वो ठीक सामने खड़ा था, पापा की तरफ पलट कर नहीं। चल ऊपर जा। हमेशा लाड़ से बोलने वाले डीके की आवाज़ में पीछा छुड़ाऊ तिरस्कार मिन्नू ने महसूस किया। आप ऊपर तक चलो ना अंकल, वो कहती तब तक वो साइकिल सरकाकर गली में मुड़ गया। दीवारों से सटकर सांस सांस के साथ सरकते हुए उसने सीढ़ियाँ पार की। दरवाजे से ही पता चल गया घर में टीवी दहाड़ रहा था। उसमें हिम्मत आई और वह घर में दाखिल हो गई। भागकर अपने और पिंटू की अलमारी से दूसरी चड्डी निकाली, ज़मीन पर बैठकर पहन ली। तब माँ के पास गई। रसोई में इलायची डली खीर की महक फैली थी वहाँ। उसका मन बहल गया। माँ ऑफिस से आ गई हैं। चाय बहुत कम पीने वाली मनाली ने पहली बार 2 कप चाय बनाकर टेबल पर रख ली है। एक वयस्क भूमिका में आकर मनाली ने उनको संबोधित किया, मम्मी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वे चौंकी हैं क्योंकि 20 दिन बाद शादी है। लड़की कोई विस्फोट तो नहीं करने जा रही, मूडी तो है ही बचपन की। बोलो। मुझे लगता है ना डीके ने मेरे साथ बचपन में कुछ किया था। क्या? कब की बात कर रही हो मनाली? मेरी यादें धुंधली ज़रूर हैं, पर यह सच है। जब हम लाल बिल्डिंग में रहते थे, नए नए आए थे यहाँ पर, वह मुझे साइकिल पर बिठाकर अपने किले वाले घर में ले गया था। बच्ची थी तब तुम तो। वही तो कह रही हूँ कि बच्ची थी, बड़ी होती तो ऐसा कर सकता था वो। वे हल्का सा घबरा कर पूछ बैठी, रेप जैसा कुछ? पर कुछ गंदे इरादे वाली गंदी हरकतें थी मम्मी। वो बलात्कार नहीं होती, पर होती उससे भी घातक हैं। उसे उम्मीद थी कि उनका चेहरा पीला पड़ेगा, वे हताश होकर सिर पकड़ लेंगी और आइंदा उसे घर पर न आने की हिदायत देंगी। उसकी बीवी को फ़ोन लगाएंगी, 10 बातें सुनाएंगी। चाय का प्याला वापस रख वे धम से सोफे पर बैठ गईं। ये मर्द सुधर नहीं सकते हैं, कहकर वे साथ लाए थैली से तरकारियां निकालने लगी। लो पालक को फ्रिज में रख दो, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तुमको पालक की पड़ी है? मिन्नू तुम यह बात अब क्यों निकाल रही हो? सालों पुरानी बेहुदा बात। तब तुमने कभी नहीं कहा? कहा था मम्मी। बचपन के मिन्नूपन की तरह होठ बाहर करके वह रुआसी हो जाना चाहती है और बहुत कुछ कहना चाहती है, पर माँ का फीका पड़ता चेहरा देखकर बस इतना कहा। तब कहा था, पर आपने गौर नहीं किया। उसके बाद मुझे याद ही आ जाया। आज जब आप नहीं थी तो डीके आया था। मम्मी अब सफ़ेद पड़ गईं। क्या? फिर? उसकी आंखें फैली, उसे वो राहत दे गईं। नहीं मम्मी, आज ऐसा कुछ नहीं किया। मम्मी, मैं सिलकर आया लहंगा पहनकर देख रही थी। पिंटू बाहर पौधों को पानी दे रहा था। बिना मुझसे कुछ बोले भीतर मेरे कमरे में आ गया। शीशे के सामने आकर उसने कंधे पकड़े तो जाने क्यों मुझे 20 साल पहले वाला वो वाक़या याद आ गया कि बचपन में मैंने उसे डांटा, धक्का दिया। पिंटू ने भी आकर भगा दिया।
मनाली। वे मेरे निकट आ गई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम कुछ देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। मैंने अपना रोना रोकने की भरसक कोशिश की। तुमने जो किया ठीक किया। कहो तो पापा से बात करूं क्या, या उसकी पत्नी से? नहीं मम्मी, अब बहुत देर हो गई है। मैंने कह दिया जो कहना था। हो सकता है वह शादी में ना आए हमारी भला से, कहकर मम्मी धीरे धीरे चाय का सिप लेती हुई किसी सोच में खो गईं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनाली की शादी में वह 100 परिवार मौजूद था। डीके जैसे लोग सामाजिकता का लबादा कसकर ओढ़ते हैं। आप ही की शादी के एल्बमों में अपनी सौम्य मुस्कुराहटों के साथ मौजूद रहते हैं। आप ही की शादी में लहंगा पहनकर उसे घुटनों तक चढ़ाए खेलती छोटी लड़कियों को गोदी में उठाकर गाल आगे कर देते हैं। अंकल को किस्सी। क्या कोई ये समझ सकेगा कि सोते समय लापता हुई पीली तितली ने मिन्नू का अस्तित्व स्थगित कर दिया था? अब भी मनाली खुद से पूछती रह जाती है, मैं अपने अवचेतन मन के पूछे जाने वाले इन सवालों का क्या करूं? क्या मेरी पीली तितली वाली पैंटी अब भी उसके पास है? हाँ, मेरे पास अब भी है, मेरी कामनाओं के फ्रेम में बंद तितली की तरह। ऐसा कहते हुए उसकी कल्पना में डीके वही लुका छुपी अर्ध कामुक अर्ध सौजन्य के मुखौटे वाली मुस्कान मुस्कराता है। तो यह थी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।